नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एडिटर्स व्यू। इसमें हम बात करते हैं ज्वलंत मुद्दों की और इस बार मुद्दा है हमारा ऐसा कि जो चुनाव चल रहे हैं उसी को लेकर बात करेंगे। लेकिन ये चुनाव कैसे भिन्न है इसका आकलन करेंगे। 1977 से चुनावों को देखते आ रहे और 1989 से खुद चुनाव में भागीदारी एक तरह से कह सकते हैं पत्रकारिता के रूप में, पत्रकार के रूप में उन्होंने की है। नज़दीक से देखा है लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, नगरीय निकाय के चुनाव। तो हमारे एडिटर्स व्यू में आज हमारे एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर अपना व्यू रखेंगे। तो प्रकाश जी, आपने बहुत सारे चुनाव देखे हैं, लगातार 1977 से देखते आ रहे हैं क्योंकि आपकी राजनीति में रुचि रही है और इसके बाद 1989 से तो आपने पत्रकार होने के नाते बहुत सारे चुनाव कवर किए। क्या आपको लगता है कि 2024 लोकसभा चुनाव की जो हम बात कर रहे हैं वो अन्य चुनावों से कुछ भिन्न है? क्या अलग है इसमें? देखिए ब्रजेश, हर चुनाव के अंदर जब लोगों के सामने एक सरकार को चुनने का सवाल आता है तो कुछ इश्यूज होते हैं। जैसे हम 1977 में देखेंगे तो लोग सरकार के विरोध में थे, इमरजेंसी उसका एक कारण था। इमरजेंसी में लोगों के साथ में जो व्यवहार सरकार में हुआ था और उसके बाद जो व्यवहार विपक्ष के साथ हुआ था, तो पूरा विपक्ष एकजुट होकर एक पार्टी के तौर पे, अलग अलग पार्टियां सब एक होके चुनाव लड़ी थी जनता पार्टी के तौर पर। और उसका नतीजा ये हुआ था कि इंदिरा गांधी चुनाव हारी थी, संजय गांधी चुनाव हारे थे। पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस का सफाया हो गया था, दक्षिण भारत में कांग्रेस की सीटें आई थी। आपातकाल का गुस्सा था तो वो एक इशू हो गया। फिर 1980 का चुनाव देखेंगे तो 1980 के चुनाव में ये जो 77 में जो जनता पार्टी की सरकार बनी थी गठबंधन की, मतलब सारे दलों का मेल होके उसमें जनसंघ से लेके समाजवादी पार्टियां वो सारे दल एक हो गए थे और उन्होंने एक जनता पार्टी के तौर पे अपने आप को ढाला था जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। तो वो आपसी झगड़ों में 3 साल के अंदर उनकी सरकार खत्म हो गई। मोरारजी देसाई पहले प्रधानमंत्री बने थे, फिर चरण सिंह कुछ दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, आपस में फूट फजीते हुए और वो सरकार गिर गई। तब इंदिरा गांधी की वापसी, जिसकी लोग 77 में हार के बाद उम्मीद नहीं करते थे कि इतनी जल्दी हो जाएगी, तो 3 साल में श्रीमती इंदिरा गांधी की फिर से वापसी हुई और उन्होंने कहा कि सरकार चलाना मतलब हमें आता है। कांग्रेस ने नारा दिया था सरकार चलाना आता है, क्योंकि सरकार जो विपक्षी गठबंधन था जो उस समय था वो टूट गया था और एक नहीं हो पाया था। उसमें सभी दल फिर 80 में अलग हो गए, जनसंघ फिर अलग हो गए जनता पार्टी के, तो भारतीय जनता पार्टी में बदल गई। बाकी दल अलग, समाजवादी पार्टी कई घटकों में बढ़ गई, जनता पार्टी अलग अलग तरह से बनी। तो आप देखेंगे कि वो चुनाव इस आधार पे था और लोग जो है उस सरकार से प्रयोग से उकता गए थे। अब 80 से 1984 तक इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी के खिलाफ माहौल भी बन रहा था, भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन एक कोई विकल्प देश में ऐसा नहीं था जो कांग्रेस को चुनौती दे देता। कोई ऐसी बड़ी पार्टी नहीं थी जो कांग्रेस को अकेली अपने दम पे चुनौती दे देती। फिर 31 अक्टूबर 1984 को चुनाव के कुछ समय पहले ही इंदिरा जी की हत्या हो गई। तो वो पूरे देश में एक स्वाभाविक तौर पे एक सहानुभूति की लहर थी, उसमें चुनाव का कोई इशू नहीं था। एक मतलब जो राष्ट्रवाद की जो प्रबल भावना होती है वो उसमें थी और उसमें कांग्रेस को बम्पर मेजॉरिटी मिली जो इतिहास में न पहले कभी मिली न उसके बाद कभी मिली। तो वो थी 400 से ज़्यादा सीटें। फिर आप देखेंगे कि उसके बाद में नेक्स्ट इलेक्शन में जब इतनी मेजॉरिटी के साथ में कांग्रेस सरकार में आई, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, वो 5 साल बाद जब 89 में तो आधी से भी कम कांग्रेस आ गई और उस समय चुनाव का मुद्दा बना भ्रष्टाचार। बोफोर्स तोपों की खरीदी हुई थी और बोफोर्स तोपों की खरीदी में भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस सरकार के अंदर राजीव गांधी के वित्त मंत्री वीपी सिंह ने लगाया था। तो भ्रष्टाचार का वो मुद्दा बहुत तेजी से पनपा और पहली बार, मतलब चूंकि राजनीति में नए नए थे राजीव गांधी, संजय गांधी की हत्या के बाद उनके कुल राजनीति के 10-11 साल ही उन्होंने राजनीति की, तो उस दौरान वो भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे और कई सारे ऐसे इशू हुए, शाहबानो वाला प्रकरण का। तो वो सरकार भी बड़ी अलोकप्रिय हो गई बहुत जल्दी और उनको सत्ता से हाथ धोना पड़ा। फिर 89 में जब सरकार, वो भी एक वजह थी फिर और फैसले भी एक कारण फिर बना। 89 में वैसा ही प्रयोग हुआ। भारतीय जनता पार्टी
84 में मात्र 2 सीटें जीत पाई थी, लेकिन 89 में आके वो 85 सीटों पर जीती। जनता वीपी सिंह अलग हुए, जनता दल बनाया, उनको कुछ सीटें मिली। तो कम्युनिस्टों ने, भारतीय जनता पार्टी ने और जनता दल ने, तीनों ने मिलकर सरकार बनाई। और वो सरकार भी जो है ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई। वो सरकार भी आपसी मुद्दों के चक्कर में उलझ गई कि वीपी सिंह को लगा के जो पिछड़ा वर्ग के लिए उन्होंने एक मंडल आयोग बना था, तो उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की। तो जब भी, आज भी स्थिति ऐसी है कि आज के चुनाव में भी तब से बीजेपी की जो हार्ड हिंदुत्व पे गई, उसका बहुत बड़ा कारण ये था कि जब आप जातियों में हिस्सा, जातियाँ जो है वो हिंदू समाज में हैं, अगड़े पिछड़े, दलित, स्वर्ण, ये सब हिंदुओं के अंदर है। ये केवल हिंदू जो है अकेले हिंदू नहीं है, लेकिन मुसलमानों में ऐसा नहीं। मुसलमान वोटर जो है केवल मुसलमान है। वहाँ भी जातियाँ होती, लेकिन वो बहुत उसका कोई बढ़ता नहीं है। तो लेकिन हिंदू बढ़ जाता है, जातिगत आधार पे उम्मीदवारों का चयन होता है, जातिगत आधार पे लोग वोट देते हैं, ये सारी चीज़ें होती रही। तो बीजेपी को एकमात्र रास्ता था कि वो हिंदुत्व वाले इशू पे आगे बढ़े। तो दोनों के बीच में क्लेश हुआ। जनता पार्टी की से उन्होंने समर्थन, जनता पार्टी की सरकार से, जनता दल की सरकार से समर्थन वापस लिया, वो सरकार गिर गई। और उसके बाद फिर 91 का चुनाव हुआ, आधा चुनाव निपटा तो वही हम देंगे स्थायी सरकार का नारा उन्होंने लगाया कांग्रेस ने। लेकिन उसी बीच में राजीव गांधी की दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हत्या हो गई। तो कांग्रेस को फिर जो सीटें मिली वो 240 सीटें मिली, और सरकार से वो दूर थी, लेकिन फिर चूंकि सबसे बड़ी पार्टी वो थी तो उन्होंने सरकार बनाई। और उस समय पहली बार ऐसा मौका था जब कांग्रेस से गांधी परिवार दूर था। तो नरसिम्हा राव के नेतृत्व में 5 साल सरकार चली। 5 साल सरकार में उन्होंने सबसे बड़ा जो वो किया, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो आर्थिक बदलाव भारत की उसमें आया, आर्थिक नीतियों के अंदर आया, जिसको आज तक, उसके बाद की कई सरकारें आई, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, गठबंधन की सरकारें आई, लेकिन उन नीतियों से किसी ने छेड़छाड़ नहीं की। उस समय नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जो 10 साल बाद में प्रधानमंत्री रहे, वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने आर्थिक नीतियों को आकार दिया। तो हम देखेंगे कि वो चुनाव वहाँ पे इस तरह से था जो 91 का। तो 96 में फिर कई सारे इश्यूज हुए जो भ्रष्टाचार के से रिलेटेड थे, अलग अलग मसलों पे थे। कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस की लोकप्रियता पे फिर फर्क पड़ा, कोई बहुत एक स्थायित्व वो नहीं दे पाए। और वही कांग्रेस के पतन का एक दूसरा दौर शुरू हुआ जब कांग्रेस 140-42 सीटों पर सिमट गई और भारतीय जनता पार्टी उससे आगे निकल गई। फिर भारतीय जनता पार्टी आगे निकल गई, लेकिन बाकी सब दल कांग्रेस के नेतृत्व में क्षेत्रीय पार्टी, कांग्रेस ने समर्थन दिया। क्षेत्रीय पार्टियों के हिसाब से सरकार का गठन हुआ। देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल 2 लोग प्रधानमंत्री बने उस दौर में भी, और वो सरकार भी नहीं चली। और फिर उसके बाद में जो इलेक्शन आया तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने उस समय का अपना सेचुरेशन 182 सीटें लगातार जीती, और 82 सीटें जीती और सरकार बनाई गठबंधन की। वो सरकार भी 18 महीने चली और 1 वोट से वो सरकार अविश्वास प्रस्ताव में गिरी जयललिता के कारण। तो जयललिता ने समर्थन वापस लिया था अटल जी की सरकार से, लेकिन फिर वो जब फिर कारगिल वाला इशू हुआ उसी दौरान, और उसके बाद जो सरकार बनी वो अटल जी ने पूरे 5 साल चलाई और सफलतापूर्वक गठबंधन की सरकार पहली बार भारत में जिसने एक पूरा कार्यकाल पूरा किया। तो वहाँ तक वो इशू हो गया। एक चूँकि अटल जी ने कई अच्छे काम भी किए थे, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में गाँवों को सड़क, बहुत बड़ा काम हुआ था, एक अच्छा वो इशू था, सड़कों का अच्छा काम हुआ था। लेकिन शाइनिंग इंडिया का एक जो नारा लगा था, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उस समय भारतीय जनता पार्टी तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो क्षेत्रीय दलों का जो गठबंधन था, जो क्षेत्रीय दल उससे जुड़े हुए थे, उनका प्रदर्शन अगले चुनाव में बहुत कमज़ोर हुआ। तो वो वहाँ पे फिर जाके 2004 के अंदर कांग्रेस की सीटें वही थी 140, 2-4 सीटों का अंतर था कांग्रेस और बीजेपी में। जब हम 2004 के इलेक्शन में आते तो वहाँ पे 2-4 सीटों का अंतर था, शाइनिंग इंडिया था, विपक्ष बिखरा हुआ था, लेकिन कांग्रेस अपनी सीटों पे स्थिर रही। और उसका कारण ये था कि सोनिया गांधी का 98 के बाद राजनीति में पदार्पण हुआ, वो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। कांग्रेस को उन्होंने वहाँ तक थामे रखा कि उसका जो है वो 140 सीटें तक का वो बना रहा। और फिर
सब दलों ने कांग्रेस को समर्थन दिया, कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए का गठन हुआ और फिर गठबंधन की सरकार 5 साल पूरे चली, जिसमें कम्युनिस्टों ने समर्थन वापस भी लिया, लेकिन फिर भी उसने अपना कार्यकाल पूरा किया। उसके बाद में फिर यूपीए की सरकार 2009 में रिपीट हुई और चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने उस समय प्राइम मिनिस्टर के तौर पे मोदी को, आडवाणी जी को, लाल कृष्ण आडवाणी को किया था, लेकिन वो फिर भारतीय जनता पार्टी के मतदाता भी उससे संतुष्ट नहीं हो पाए। वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी में 119-20 सीटों पे वापस लौट आई और कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस को 240 के बाद 222 सीटें पूरे 10 साल के अंतराल में मिली। तो उससे आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि कांग्रेस का जो ग्राफ 84 में था वो फिर दोबारा कभी नहीं बन पाया। और उसके बाद आप देखेंगे कि जब 2014 आया तो वो 5 साल की सरकार की अलोकप्रियता में फिर एक बार भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बना। फिर भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ही वो सरकार से बाहर हुआ यूपीए। और उस समय जो अन्ना हजारे का आंदोलन चला, उसका जो सरकार की जो अलोकप्रियता थी उसका फायदा तब पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने एक सशक्त विकल्प के तौर पे उठाया। कह सकते हैं कि लोगों ने तब फिर भारतीय जनता पार्टी को पूरा बहुमत दिया। जो 272-282 सीटें बीजेपी की आई, तो पहली बार 30 सालों बाद किसी पार्टी को केंद्र की सरकार के अंदर पूरा बहुमत मिला। क्या उसकी वजह ये रही कि लोगों ने गठबंधन सरकार भी देखी हैं, उनकी मजबूरियां भी देखी हैं, इसलिए पूर्ण बहुमत की सरकार थी? देखिए, मैं आप जब लोगों ने पहली बार हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के एक मजबूत विकल्प के तौर पे आई और कांग्रेस अपने पूरे राजनीतिक इतिहास में सबसे कम सीटें डबल डिजिट में 46-44 सीटों पे सिमट गई। तो आप इससे अंदाज लगाइए कि कांग्रेस की अलोकप्रियता उस समय किस हद तक 222 से 44 सीटों पे बिल्कुल उसका टर्नआउट हो गया। तो अब आप इससे अंदाज लगाइए कि किस लोकप्रियता के दौर में कांग्रेस पहुंच गई और उसके क्या कारण, उसका नेतृत्व उसका एक बहुत प्रमुख कारण रहा। ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पे उसके अंदर बहुत गिरावट आई, तो उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। फिर अब आप इसके बाद जब 2019 के चुनाव में आएंगे तो उस 14 से 19 के बीच में नरेंद्र मोदी ने 2-3 जो प्राइम मिनिस्टर बने उन्होंने बड़े बड़े फैसले लिए। उसमें से सबसे एक बड़ा नोटबंदी का फैसला था, ठीक है, जिसका काफ़ी देश भारत में विरोध हुआ, सारी चीज़ें हुई। लेकिन उस फैसले के बाद बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव जीता, गुजरात का चुनाव जीता। उस फैसले के बाद तो ये माना गया कि नोटबंदी का कोई बहुत ज़्यादा लोगों पे असर नहीं हुआ। जो बड़ा तबका वो प्रभावित हुआ, लेकिन आम भारतीय इससे प्रभावित नहीं हुआ। फिर जीएसटी ये कांग्रेस की सरकार लाना चाहती थी। मनमोहन वही आधार कार्ड और जीएसटी तो वो चाहते थे, वो उसको किया और उस डिजिटलाइजेशन जो है उस पे नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपना फोकस किया, काफ़ी काम किया। तो लोगों ने उसे इस तरह से अप्रिशिएट किया। लेकिन जब बिल्कुल चुनाव के नज़दीक तब ऐसा लग रहा था कि नरेंद्र मोदी की को भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तब वो पुलवामा में सेना के ऊपर एक हमला हुआ, उसका जवाब भारत सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक पे दिया और वो पूरा चुनाव फिर एक बार राष्ट्रवाद की धारा में चला गया और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर अपनी श्रेष्ठ प्रदर्शन का मौका मिला। उसने 300 सीटें पार की। तो उस बार वो अपने आप में एक फिर से मजबूत सरकार आई। अब एक मजबूत सरकार आने के बाद में जो विषय लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में अधर में लटके हुए थे वो सब इस सरकार में पूरे हुए। कश्मीर से धारा 370 हटाना भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ के ज़माने से वादा था, वो उन्होंने पूरा किया। राम मंदिर का निर्माण कोर्ट के जरिए हुआ और कोर्ट ने ही डिसीजन दिया। उसमें सरकार के तौर पे उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की, लेकिन उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो मुझे लगता है कि जो 3 तलाक जैसा बड़ा मामला जिसमें राजीव गांधी की सरकार ने पलटी मार ली थी, शाहबानो वाले मामले में, तो उसको 3 तलाक के तौर पे एक मजबूत वो किया उनने। तो कुछ अलग डिसीजन थे, कुछ काम उनके अभी भी नहीं हो पाए, एनआरसी वाला ये वो अलग नहीं हुए। अब 2024 का इलेक्शन, अब इस इलेक्शन के अंदर हम देखेंगे कि कांग्रेस ने पहले अपनी गारंटियां दी कि हम इन न्याय यात्रा निकाली,
भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उनने कहा कि नरेंद्र मोदी जो है देश तोड़ रहे हैं, बीजेपी नफरत फैला रही है, इस टाइप की चीज़ें। विपक्ष और कांग्रेस एक गठबंधन बनाया, और चूंकि इसी दौरान विपक्ष के कई सारे नेता आर्थिक अपराधों के मामले में सीबीआई और ईडी के प्रवर्तन निदेशालय के उसके अंदर चक्कर में फंसे, तो वो सब मिलके एक हुए और एक उन्होंने गठबंधन बनाया। लेकिन अब वो गठबंधन भी सिरे नहीं चढ़ा। उसमें ममता बनर्जी अलग चुनाव लड़ रही है, केरल में कम्युनिस्ट अलग चुनाव लड़ रहे हैं, और नेशनल लेवल पे वो एक है, और जिन्होंने पंजाब में आप और कांग्रेस नीतीश आपस कुमार। में लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार जो है, जिनने पहल की थी, वो खुद ही भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए। तो ये तो एक चीज़ हो गई। अब इसमें प्रमुखता से जो दल उभर के इंडिया गठबंधन में सामने से आया वो कांग्रेस था। कांग्रेस ने अपना एक अलग से घोषणा पत्र जारी किया, उनने कुछ 5 न्याय 25 गारंटी दी और वादे किए। लेकिन जो चीज़ें जो गारंटी की, अब उनने जातिगत जनगणना की बात की है। तो जातिगत जनगणना के कांग्रेस आज से 10 साल पहले तक इसके खिलाफ रही, जातिगत जनगणना के, लेकिन वो अभी हाल बात कर रही है। अब जब उन्होंने जातिगत जनगणना की बात की और उसको बार बार उभारा, तो भारतीय जनता पार्टी फिर वही राम मंदिर, वही हिंदुत्व, वही मुसलमान, उन्हीं सब मुद्दों पे लौट आई, जिसने के विकास के ढेर सारे काम किए अपने 10 साल की सरकार में। हम देखते हैं कि बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम हुआ, जो सड़कों पे हुआ, हमने देखा सेना के मामले में जो बजट बढ़ा, जो हथियारों की खरीदी हुई, कोई ऐसा आरोप इस सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का तो फिर नहीं आपको है। क्यों लगता है कि जब इतने काम किए हैं, बेहतर काम किया है, भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसी उसके पुराने पीछे- एजेंडे हर उसके चरण पीछे में इसलिए आना पड़ा ना। क्यों मुद्दे बदलना पड़े? इसलिए आना पड़ा ना उसको कि जब आप बार बार जातिगत जनगणना की बात करोगे, खास करके जो बीजेपी का कोर वोटर कौन है, बीजेपी जब हिंदुत्व की बात करती है तो वो बहुसंख्यक समाज की बात करती है। और बीजेपी जो 2 बार सत्ता में आई है, तो उसको मुस्लिमों का समर्थन 2, 5, 8, 10% से ज़्यादा नहीं होगा, और हिंदुओं के बलबूतों पे उन्होंने सत्ता हासिल की है। ये एक बहुत स्पष्ट राजनीतिक मैसेज 2014 के बाद हुआ है, और उसके कारण अल्पसंख्यक राजनीति हाशिए पे चली गई। अब विपक्ष के पास अल्पसंख्यक राजनीति के अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं, तो उन्होंने उस रास्ते के साथ में इस चीज़ को जोड़ा कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, आर्थिक सर्वेक्षण करेंगे, समानता लाएंगे। फिर कांग्रेस ने कई विवादास्पद बयान सामने आए, सेम पित्रोदा का बयान सामने आया संपत्ति कर के बारे में, कि संपत्ति के कर में आपको अपनी कमाई संपत्ति का 45% आपके बाद सरकार को देना होगा, या एक अलग अलग चीज़ें। फिर पाकिस्तान मणिशंकर अय्यर ले आए, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें हुई, सनातन के मामले में डीएम के जो इनका गठबंधन है, उसने भारतीय जनता पार्टी को फिर वही मुद्दे उपलब्ध कराने के लिए और खेलने का मौका दिया, जिससे वो हिंदू मतदाताओं को आकर्षित करती है। कांग्रेस यदि हिंदू मतदाताओं को विभाजन करना चाहती है तो उसमें जातिगत उसकी ये राजनीति कब बंद हो सकती है? अब ये सवाल है कि हिंदुस्तान की राजनीति में ये राजनीति कब बंद हो सकती है? जब भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के बारे में बात करना बंद कर दे, हिंदुओं को एक करने की कोशिश छोड़ दे। ये तब हो सकती है जब दूसरा पक्ष जातियों की बात करना छोड़ दे, और ये संभव नहीं है। ये जिस दिन संभव हो जाएगा उस दिन आपको अपने परफॉर्मेंस पे बात करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप जाति पे बात करोगे तो वो हिंदू की बात करेंगे, आप हिंदू की बात करोगे तो वो जाति की बात करेंगे। तो जब तक ये स्थिति खत्म नहीं होगी तब तक कोई सार नहीं निकल पाएगा। आपको हमेशा ऐसे ही मुद्दों पे जाके आप लौट जाओगे। जब आप कह रहे हो कि हम मुस्लिमों को 4% आरक्षण देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी इसका खुलेआम विरोध करेगी। लेकिन हमने ऐसे चुनाव भी देखे ना, यूपीए का चुनाव देख लीजिए, जो भ्रष्टाचार पे गए, बोफोर्स वाला मामला हुआ था। तो देखिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे नरेंद्र मोदी की छवि पे आप दाग नहीं लगा पाए। नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है, उनकी सरकार पे या उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई ऐसा आरोप जो जनता जिस पे भरोसा कर ले, वो आपने बहुत राफेल के सौदों को बोफोर्स की तरह उठाया, लेकिन जनता ने उनको नकार दिया। तो कोई ऐसी चीज जब तक आप सामने नहीं ला पाओगे तब तक भ्रष्टाचार की बात ही नहीं होगी। और भारतीय जनता पार्टी बड़े आराम से डेवलपमेंट की बात कर सकती है, अपने काम गिना सकती है, सारी चीज़ें कर सकती है। तो वो कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। जब मोदी की गारंटी की बात होती है तो वो ये भी कह रहे हैं कि हम मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, महिलाओं के लिए हम ये करेंगे। तो जो वो कह रहे हैं उन्होंने डिलीवर्ड किया है। भाई अगर आप वो कहते हैं कि हर घर में हमने पानी पहुंचाया, तो ऐसा हुआ है। हालांकि ये योजना कोई
इनकी नहीं है ये योजना, तो बहुत पुरानी सरकार स्वच्छता की की है। योजना भी उनकी सवाल थी। ये है कि उसको डिलीवर करने का काम कौन कर रहा है, पूरी ताकत के साथ कौन कर रहा है। स्वच्छता अभियान था, स्वच्छता अभियान उसको नाम कुछ दूसरा था। उस स्वच्छता अभियान को इतने व्यापक पैमाने पे, इतने बड़े बजट में कि आज गांव-गांव में कचरा उठाने के लिए गाड़ियां हैं, एक सिस्टम है, कचरा कहीं सड़कों पे नजर नहीं आता, तो इसका श्रेय आप मोदी को दोगे या नहीं दोगे? ये योजना भले ही कांग्रेस की है, ठीक है, आपने जीएसटी कलेक्शन आज सबसे ज्यादा हो गया अभी, आज पिछले महीने अप्रैल के महीने में, तो आप ये बताइए कि आप उसका श्रेय नरेंद्र मोदी को दोगे कि नहीं? योजना तो बनाई थी मनमोहन सिंह ने, लेकिन उसको फॉलो किया ना, और उन्होंने चूंकि कांग्रेस की बनाई किसी योजना को इसलिए खारिज नहीं कर दिया कि वो कोई देश विरोधी थी। सवाल है कि आपने योजना बना दी, योजना का इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? तो वो नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। वो नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता इसीलिए है कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप कांग्रेस अभी तक सिद्ध नहीं कर पाई। अगर कांग्रेस ये करने में कामयाब हो जाए, विपक्ष ये करने में कामयाब हो जाए, अब आप बात करोगे कि हम जातिगत आधार पे सरकार, मतलब जो आप ये कह सकते हैं कि दलितों संविधान को बदल डालेंगे, या इस तरह के आरोप जब आप लगाओगे तो आप ये बताओ कि संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन तो कांग्रेस की सरकारों ने की है। मतलब जब संविधान बना था, अंबेडकर जी ने बनाया था, तो पहले 16 साल में ही जवाहरलाल नेहरू ने कई सारे संविधान संशोधन किए थे। वो संविधान में ये प्रावधान है। प्रकाश जी, समय कम है हमारे पास, एक और सवाल है मेरा कि क्या कभी चेहरे ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं, मुद्दे गौण हो जाते हैं, नेहरू से लेकर मोदी तक? देखिए, चेहरे हमेशा हमेशा प्रभावशाली रहे, नेहरू से लेकर मोदी तक। जब भी चेहरों के ऊपर राजनीति हुई तो जो चेहरा जनता को पसंद आया, जनता उस चेहरे के साथ गई। शुरू में जवाहरलाल नेहरू, फिर बाद में हम देखेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री का टर्म बहुत छोटा था, लेकिन इंदिरा गांधी का टर्म 13 साल लगभग वो रही, तो इंदिरा गांधी एक सशक्त नेता के तौर पे मौजूद थी। फिर इंदिरा गांधी के बाद हम देखेंगे तो वो राजनीति कमजोर पड़ी चेहरों की, लेकिन फिर अटल जी के बाद अटल जी एक प्रभावशाली नेता के तौर पे उभरे, और भारतीय जनता पार्टी को जो सफलताएं मिली उसमें अटल जी का नाम का योगदान, अटल जी के चेहरे का योगदान, उनके भाषण का योगदान। और फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि जब ये 10 साल की कांग्रेस की सरकार थी तो अब उसमें कोई प्रभावी चेहरा नहीं था। वो परिस्थितियों उनको यूपीए को सरकार, उसमें कांग्रेस ने कुछ नहीं, कांग्रेस हमेशा 129 सीटों पे रही, सिर्फ एक 2009 के अंदर वो 222 पे आए और फिर वो 44 पे आ गए। इससे हम अंदाज लगा सकते हैं। तो फिर उसके बाद जब मोदी आए तो अब हम देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों से मोदी का चेहरा सामने है, तो चुनाव पूरा मोदी पे फोकस कर दिया। उन्होंने पूरा चुनाव में कहा कि भाई हमारा उम्मीदवार कोई नहीं है, मोदी, आप वोट दे रहे हो मोदी को दे रहे हो, आप कमल के फूल को वोट दे रहे हो यानी मोदी को वोट दे रहे हो। कांग्रेस या विपक्ष ऐसा कुछ नहीं कर पाया, उनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस कारण भी कई सारी जैसा बातें, कि चीजें अटल जी ने कहा था कि जो साइनिंग इंडिया, अच्छे दिन वाला जो था उनका, कि साइनिंग इंडिया फील गुड का माहौल है, लेकिन वो रावण सामने खड़े नहीं कर पाए थे। तो अब मोदी के सामने भी एक तरह से हम देखते हैं कि ऐसा कोई चेहरा विपक्ष खड़ा नहीं कर पाया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी, क्योंकि समय की कमी है। एडिटर्स व्यू में आज इतना ही, अगली बार फिर किसी ज्वलंत मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।